हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। जो लोग नए हैं चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर लें। बॉयलर इंजीनियरिंग के रेफरेंस से हम वाइवा के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा पहला सवाल है कि नॉक्स और सॉक्स क्या होते हैं। इसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सॉक्स क्या होते हैं? सॉक्स बेसिकली सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। ये पैदा कहाँ से होते हैं? ये जो फ्यूल हम बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गैशियस फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो और कोल फ्यूल हो या सॉलिड फ्यूल हो, उन सब में सल्फ़र तकरीबन मौजूद होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कोल में जो है वो सल्फ़र ज़्यादा होता है। तो ये सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फ़र ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं। इनका नुकसान ये है कि ये जब इन्वायरमेंट में जाते हैं तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की इंसानों में बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिसमें सांस लेने की बीमारी वगैरह शामिल है। और उसके अलावा ये जब बारिश होती है तो पानी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं H2SO4, जिससे जो है वो एसिडिक रेन होती है और हमारी जो फसलें हैं वो इससे मुतासिर होती हैं तेज़ाबी बारिश से। इससे हमारी सांस लेने में तकलीफ़, सांस की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें ये एक अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा ज़बान और आँखों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जैसा कि ज़बान का टेस्ट चेंज होना, आँखों में दर्द होना, इस तरह के मसले जो है इससे पैदा होते हैं। इसको कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं? इसमें मुख्तलिफ़ इसमें तरीके होते हैं। अगर सॉलिड फ्यूल हो जैसा कि कोयला है तो उसमें बाज़ औक़ात जो है चूना या कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं वो इसमें मिला दिया जाता है और वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फ़ेट बना देता है, जिससे हम सल्फ़र को रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा सल्फ़र को रिमूव करने के लिए जो है डीसल्फ़राइज़र लगे होते हैं जिनमें कैटलिस्ट डला होता है। उससे भी आप जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक, या तो आप सॉलिड फ्यूल के साथ चूने को मिक्स करके कैल्शियम कार्बोनेट को उसको आप जो है जब कम्बशन होगी तो कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो है वो फ्लू गैसेस का मेथड है, यानी कि आप फ्लू गैसेस से सॉक्स को, सल्फ़र ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड को किस तरह अलग कर सकते हैं। उसमें आप जो है ठोस सॉलिड एब्जॉर्बेंट मेथड, वेट स्क्रबिंग मेथड या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्लू गैसेस हैं उनको जो है वो एक ख़ास किस्म के स्लरी, ये एक ख़ास किस्म का पानी बना होता है जिससे गुजारा जाता है और उसमें सल्फ़र जो है वो स्लरी में जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और उसके अलावा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है, रिएक्टर बने होते हैं जिसमें कैटलिस्ट होता है और वो सल्फ़र को जो है वो दूसरे कंपाउंड में तब्दील कर देता है। और इसकी जो सेफ़ लिमिट है सल्फ़र की वो 0.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है ग्राउंड लेवल के ऊपर। यानी कि इससे ज़्यादा आपकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो ये इंसानों के लिए नुकसानदायक है। उसके अलावा जो नॉक्स हैं, नॉक्स बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। तो जितने भी फ्यूल होते हैं या जितनी भी ऐसी कम्बशन होती है जिसमें हम एयर के ज़रिए कम्बशन करवाते हैं एयर और फ्यूल से, तो ज़ाहिर बात है जब हम एयर लेते हैं तो एयर में ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है। तो वो नाइट्रोजन हमारे एयर के साथ ही मौजूद होती है और जब हमारे पास टेम्परेचर कम होता है कम्बशन का तो वो ऐसे ही रिएक्ट किए बगैर नाइट्रोजन निकल जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हम फर्नेस का बढ़ा देते हैं, यानी कि 1200 डिग्री सेल्सियस या 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, तो फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये भी मुज़र सेहत हैं। सेम इनके भी यही मसले होते हैं। निज़ाम जो हमारा सांस लेने की बीमारियां हैं उनमें मसला पैदा करते हैं, आँखों को ख़राब करते हैं। और उसके अलावा जो है ये जब बारिश होती है तो पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिससे तेज़ाबी बारिश होती है और हमारी फसलें जो हैं इससे मुतासिर होती हैं। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि जो फैक्टर हैं जिससे हमारे नॉक्स जो है कम या ज़्यादा होते हैं, वो फ्लेम का टेम्परेचर है। फ्लेम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नॉक्स बढ़ेंगे, कम होगा तो नॉक्स कम होंगे। फ्यूल टाइप है, यानी कि सॉलिड फ्यूल में जैसा कि आपका नॉक्स ज़्यादा बनते हैं और गैस फ्यूल में नॉक्स कम बनते हैं। कंपोजिशन ऑफ फ्यूल है कि आपके फ्यूल में जो है कितनी जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और दूसरी गैसें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम है
यानी कि आप कंबस्शन को अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द जनरेशन ऑफ नॉक्स। इसी तरह ऑक्सीजन है, अगर आप ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे तो नॉक्स ज़्यादा जनरेट होंगे, और ऑक्सीजन आप कम कर देंगे तो नॉक्स कम जनरेट होंगे। फ्लू गैसेस सर्कुलेशन है, यानी कि फ्लू गैसेस को आप सर्कुलेट कर सकते हैं दोबारा फर्नेस में, जिससे फर्नेस का टेम्परेचर डाउन होगा और नॉक्स कम प्रोड्यूस होंगे। जितना फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ेगा उतने आपके नॉक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा बर्नर की सेटिंग है, बर्नर के डिफरेंट अरेंजमेंट है, इस तरह लो नॉक्स बर्नर होते हैं। और उसके अलावा इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, कंबस्शन जोन में ऑक्सीजन की मिकदार या मिलावट को कम करके, यानी कि आप हवा को कम कर दें, नॉक्स कम हो जाएंगे। उसके अलावा पीक टेम्परेचर को टेम्परेचर कम कर देंगे, नॉक्स कम हो जाएंगे। उसके अलावा जो टाइम है, रेजिडेंस टाइम, यानी कि आप जो है कंबस्शन को जो है वो ज़्यादा टाइम ना दें, फ्लू गैसेस की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा रखें। फ्लू गैसेस को रीसर्कुलेट करवा के हम कर सकते हैं। और नॉक्स की जो लिमिट है हमारे पास वो 5 ppm है। इंसानी सेहत के लिए 5 ppm जो है वो नॉक्स की सेफ़ लिमिट है। उसके अलावा नॉक्स को रिमूव करने का एक और भी तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं कि फ्लू गैसेस के अंदर अमोनिया को इंजेक्ट कर देते हैं। तो अमोनिया जब रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, तो वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन और पानी में। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम नॉक्स को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि फ्लू गैसेस में आप अमोनिया डालेंगे तो क्या होगी, अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और उसका जो है पानी बन जाएगा। ये एक इसका मेथड है नॉक्स को रिमूव करने का। और भी बहुत सारे जो हम पीछे हमने डिस्कस किए मेथड जिससे हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लूइडाइज बेड कंबस्शन बॉयलर क्या होते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं। बेसिकली सवाल ये है हमारा कि फ्लूइडाइज बेड कंबस्शन के फ़ायदे क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, फ्लूइडाइज बेड जो बॉयलर होते हैं, इनमें फर्नेस के अंदर एक बेड होता है जिसके ऊपर एक इनर्ट मटेरियल ज़्यादातर जो है वो सैंड होती है। पहले उसको सैंड को डाल के उसको गर्म किया जाता है, फिर उसमें कोई भी जो भी सॉलिड फ्यूल है वो डाल के उसको बर्न किया जाता है। इस सिस्टम में फ्लेम को बेड पर मुनासिब टाइम मिल जाता है जलने के लिए। उसके अलावा दूसरा जो इसका एडवांटेज है कि इसमें टर्बुलेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है, और टर्बुलेंस अच्छी होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा ऐश और ना जलने वाले मादों को आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि ऐश और ना जलने वाले वो बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसी तरह कोई लो क्वालिटी का फ्यूल भी हो तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हम इसमें जला सकते हैं। तो ये FBC फ्लूइडाइज्ड बेड सर्कुलेशन के कंबस्शन के कुछ फ़ायदे हैं। उसके अलावा चिमनी का टेम्परेचर जो है वो हम कितना रख सकते हैं या कितना हमें रखना चाहिए, ये एक सवाल है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो पूछा जाता है। तो फ्लू गैसेस की वेलोसिटी अगर हम बढ़ा दें तो हमारे स्टैक का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो फ्लू गैसेस की वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी उतना कांटेक्ट टाइम इसका ट्यूबों के साथ कम होगा फ्लू गैसेस का, जिससे हीट एक्सचेंज नहीं होगी, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी और हमारे स्टैक का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर हम फ्लू गैसेस की वेलोसिटी कम कर दें तो इससे क्या होता है कि हमारी फ्लू गैसेस बाहर नहीं निकलती और इससे हमारे बॉयलर में बैकफायर होने का ख़तरा रहता है। तो स्टैक का जो टेम्परेचर है नॉर्मली 130 से 150 रखा जाता है ताकि ड्यू पॉइंट अचीव ना हो। ड्यू पॉइंट से मुराद ये है कि जो हमारे फ्लू गैसेस में सल्फ़र मौजूद होती है, जब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है तो वो वाटर वेपर जो फ्लू गैसेस में मौजूद होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना देते हैं, जिससे जो है फिर हमारे स्टैक में क्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। इसको ड्यू पॉइंट अचीव होना कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक बॉयलर में कितने जोन होते हैं। अच्छा जी, एक बॉयलर में हमारे पास 3 जोन होते हैं। एक तो फर्नेस जोन होता है, दूसरा कन्वेक्शन जोन होता है और तीसरा हीट रिकवरी जोन होता है, जिसमें आपका इकोनोमाइज़र और एयर प्रीहीटर वगैरह लगे होते हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साल्ट से रिलेटेड है, साल्ट की बुक, जिसमें लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन और स्लैग इंक्लूजन क्या होती है। ये ज़्यादातर तलत साहब पूछते हैं इस तरह के सवाल, क्योंकि वो साल्ट उनका टॉपिक है। तो लैक ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वेल्डिंग के दौरान अगर जो मटेरियल है वो सही तरीके से ना पिघल सके, यानी कि जब हम वेल्डिंग करते हैं और राड को पिघला के जो है वेल्डिंग करते हैं, अगर वो सही तरीके से ना पिघले तो इसको क्या कहते हैं कि ये लैक ऑफ फ्यूजन हो गया है कि आपका जो राड है वो सही तरीके से पिघला नहीं और वेल्डिंग सही नहीं हुई।
लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या है? अगर वेल्डिंग करते वक्त प्लेटों की मोटाई तक, यानी कि अगर आपने वेल्डिंग की है और वेल्डिंग जो है प्लेटों की जो आपने फेस बनाए हुए हैं वहाँ तक जो है वो सही से वेल्डिंग नहीं हुई, प्लेटों की मोटाई तक जो है, कभी भी वेल्डिंग करते हैं तो सबसे पहले जो लाइन होते हैं उसके फेस बनाए जाते हैं, उसकी फैब्रिकेशन की जाती है। तो अगर जो वेल्डिंग है वो सही तरीके से आपकी लाइनों के जो फेस बने हुए उसके ऊपर नहीं पहुंची तो इसको लैक ऑफ पेनिट्रेशन कहते हैं। स्लैग इंक्लूजन, यानी कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान मिट्टी या डस्ट के पार्टिकल आ जाते हैं। अगर इस तरह के पार्टिकल उसमें आ जाएं वेल्डिंग में तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, स्लैग इंक्लूजन हो गई है। ये बेसिकली साल्ट का सवाल था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।